हाय एवरीवन। हर्निया में एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमको ये तो पता है कि हमें हर्निया का ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन का सही समय क्या होना चाहिए और किस तरह का ऑपरेशन करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल हमारे जहन में कई बार आता है। आई एम डॉक्टर नितेश शावर। आई एम अ रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट अपोलो हॉस्पिटल, नवी मुंबई। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर्निया का अगर आपको डायग्नोसिस बना है तो उसके लिए उचित समय क्या है ऑपरेशन करने का, और कौन सा ऑपरेशन उसके लिए अच्छा होता है, या आपके लिए अगर हम इसको इंडिविजुअलाइज करें तो कौन सा सर्जरी आपके लिए बेहतर होगा। इसके पहले कि हम हर्निया के बारे में और ज़्यादा विस्तार से ट्रीटमेंट की बात करें, संक्षेप में थोड़ा सा हम हर्निया को समझ लेते हैं। हर्निया, जैसा हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, एक बल्ज होता है जो एब्डोमिनल वॉल से बाहर आता है। स्पेशली जब एब्डोमेन में किसी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, उस समय ये बल्ज थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। जब आप खड़े हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ स्नीजिंग, कॉफिंग, वहीं पासिंग मोशन, इन सब जगहों पे वो बल्ज बाहर आता है और फिर वो अपने आप अंदर चला जाता है। जिन जगहों पे हर्निया होता है उसके हिसाब से उसका नाम डिराइव करते हैं कि अगर वो इंग्विनल रीजन में है तो हम इंग्विनल हर्निया बोलते हैं, अगर अम्बिलिकस के पास है तो हम उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। तो ऐसा वो लोकेशन से अपना नाम डिराइव करता है। अब हर्निया एक स्पेक्ट्रम है पूरा, जिसमें उसके साइज, शेप और ड्यूरेशन के हिसाब से कुछ चेंजेस आते रहते हैं। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी ऐसा चीज़ है जो नॉर्मल या हेल्दी नहीं है, तो हमारी बॉडी उसके लिए हमको सिग्नल देती है। तो हर्निया कैसे इवॉल्व होता है? हर्निया अगर शुरुआत में हम देखें तो छोटा सा एक बल्ज आता है, जो अगर हर शरीर के ऐसे हिस्से में है जिसको हम इजीली नहीं देख सकते, तो जनरली वो हमको फील होता है, दिखता नहीं है। कई बार अगर आप थोड़ा सा भी ओबीस पेशेंट है या थोड़ा सा टमी ज़्यादा है, तो इंग्विनल रीजन का हर्निया आप स्टैंडिंग पोजीशन में शायद ना देख पाए। लेकिन कई बार हमें ये महसूस होता है कि नीचे की तरफ कुछ जॉइंट में बल जा रहा है, जो फिर अपने आप लाइन डाउन पोजीशन में जब आप उसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं तो वो चला जाता है। शुरू के हर्नियाज इतने छोटे और रिड्यूसिबल, जो हम बोलते हैं कि वो बाहर आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं, कि अगर हम सोनोग्राफी भी करें तो जब तक हम सोनोलॉजिस्ट को ये ना बोल दें कि हमको हर्निया का डाउट है और वो हमको कॉफ करके उस समय एग्जामिन करे, कभी कभी हर्निया इवन सोनोग्राफी पे मिस हो जाते हैं। अब ये चीज़ हम क्यों जोर दे के बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा एक नॉर्मल थिंकिंग होता है कि अगर हमने कोई इन्वेस्टिगेशन कर लिया और उसमें हर्निया नहीं आया, मतलब हर्निया नहीं है, जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब एक हर्निया का जर्नी देखते हैं कि एक छोटा सा बल्ज है जो ग्रोइन एरिया में आया, फिर वो आप जब लाइंग डाउन पोजीशन में है, जब आप रिलैक्स्ड हैं, तब आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि शायद कुछ बॉयल हो गया रहेगा या कुछ ऐसे ही बल्ज आ गया होगा, कॉन्स्टेंट तो नहीं है, तो शायद कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसके साथ ड्यूरेशन बढ़ेगा, ये कुछ सिम्टम्स देता है, मतलब आपको कुछ तकलीफ़ें होने लगती हैं, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उससे आपका ध्यान ज़्यादा समय तक इस बीमारी पे जाता है। अब आप ड्यूरिंग द डे ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप सोच देखते हैं कि इवनिंग के समय थोड़ा सा ग्रोइन में ऐसा ड्रैगिंग पेन टाइप होना शुरू होता है। अगर आप बल्ज देखेंगे तो अब ये शायद पहले से ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगेगी। तो एक बल्ज आ रही है जो काफ़ी देर तक वहाँ रहती है। अगर आप उसको प्रेस करते हैं तभी वो अंदर जाती है, जो शुरुआत में अपने आप अंदर चली जाती थी। तो ये जो हर्निया है, ये अब रिड्यूसिबल से इरिड्यूसिबल की तरफ मूव कर रहा है। ये चेंजेस आ रहे होते हैं कि हर्निया अंदर जाता था आसानी से, अब उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ रहा है, तब तक हर्निया का साइज भी अपनी जगह से बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब अगर हर्निया का साइज बढ़ गया है, आपका हर्निया दबाने पर भी वापस जाने से मुश्किलात पैदा कर रहा है, मतलब अब हर्निया इरिड्यूसिबल स्टेज में जाएगा कि अगर आप प्रेशर देंगे तो भी हर्निया अंदर नहीं जाएगा। हर्निया इरिड्यूसिबिलिटी के बाद जो स्टेजेस हैं, वो इसके कॉम्प्लिकेशंस के स्टेजेस शुरू हो जाते हैं कि अब जो इरिड्यूसिबल हर्निया हो गया, मतलब जो इंटेस्टाइन या ओमेंटम जो भी जाके उसके अंदर फंस गया है, वो अब वापस नहीं जा पा रहा, वो वहीं सैक में ही रहने लगा है। लेकिन बॉवल क्योंकि एक हॉलो ट्यूब है और वो एक लूप बना के अंदर जाती है, अब कोई चीज़ अगर लूप की तरह अंदर गई है और उसके अंदर हॉलो लूमन है जिसमें
फूड जा सकता है, एयर जा सकती है, लिक्विड जा सकता है, तो ये नेक पे जब लूप वापस आ रहा है तब ये कभी कभी फंस सकता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो जनरली जो अब आपके प्रेजेंटेशन जो पहले लंप और पेन के फॉर्म में थे, अब वो अपना नेचर चेंज करते हैं। अब आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, अब आपको अब्डोमिनल सिवियर अब्डोमिनल पेन शुरू होता है, अब्डोमिन का डिस्टेंशन मतलब पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है और काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आप। ये वो स्टेज है जिसमें आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, इमीडिएट आपको इमरजेंसी में सर्जन के पास ट्रीटमेंट सीख करने का ज़रूरत है। इस स्टेज पर जनरली अब जो इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन, ये देखने के लिए कि अंदर क्या जो बाउल का पार्ट है वो उसमें स्टक है और उसमें वायबिलिटी है कि नहीं। अब जब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो अगली जो दो स्टेजेस हैं या एक सिंगल स्टेज जिसको हम स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं, कि अब जब बाउल का जो पार्ट है वो उसका नेक पे अगर फंस गया है तो अब इसको ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगी। जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसको हम स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। स्ट्रैंगुलेशन हो गया, इट विल लीड टू द गैंग्रीन ऑफ दैट लूप जो हर्निया के अंदर जो जाके रह रहा है या जो वहाँ पर उसका कंटेंट बना हुआ है, एंड ये नेक्रोसिस बाद में सेप्सिस में परिवर्तित हो सकती है। और ये सेप्टिक चीज़ें अगर इमीडिएटली हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हर्निया अपनी स्टेजेस, साइज और ड्यूरेशन के हिसाब से किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब हमने उसके साथ में क्या करना है, कब हमने ऑपरेशन सीख करना है, ये समझना जरूरी है। तो जो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हर्नियल साइज, सिम्टम्स एंड ड्यूरेशन, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। एक हम उसमें बोलते हैं एक्सट्रीम ऑफ एज, लाइक बहुत यंग है पेशेंट या बहुत ओल्ड है। अगर कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई ऐसी सिस्टम इलनेस है जिसमें अगर कोई भी इमरजेंसी सर्जरी का ज़रूरत पड़ा तो आप अदरवाइज आपका जो रिस्क है सर्जरी का वो और बढ़ जाता है। तो इन केसेस में हमने वेट नहीं करना है। ये आपको जब भी हर्निया डायग्नोसिस होता है जल्दी से जल्दी सर्जिकल ट्रीटमेंट करने का कोशिश करना है। ये एक अलग ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें हर्निया के साइज से और हर्निया के स्टेज से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका बैकग्राउंड में जो बैकड्रॉप में जो डिजीज़ चालू है उसके चलते हम ये डिसीजन लेते हैं। एक और चीज़ जो कभी प्रोफेशन से रिलेटेड होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, स्पेशली ऐसे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, तो उन लोगों को भी हर्निया का ट्रीटमेंट टाइमली कर लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप किस सिचुएशन में ऐसी स्थिति में आ जाएं जब आपको उसी समय ऑपरेशन की ज़रूरत हो, ये आप पहले से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो हमने स्टेजेस हर्निया की देखी उसमें कब कब किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो हर्नियास बहुत छोटे हैं, रिड्यूसिबल हैं, आराम से आते जाते हैं, उनमें किसी तरह का कोई पेन या कोई वॉमिटिंग या किसी तरह का कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको नहीं फील हो रहा है, आप सेफली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस समय आपने प्रिकॉशन ये लेनी है कि अगर ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, कि जैसे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको यूरिनरी कुछ प्रॉब्लम है जिसमें रुकावट है, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपका वेट ज़्यादा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। इनको आप जब तक हर्निया का ट्रीटमेंट करने की नौबत आए तभी तक कंट्रोल कर सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक है ओबेसिटी और एक है स्मोकिंग। ये दोनों चीज़ें हर्निया को कराने में भी रहता है, जो इसका रिस्क फैक्टर है या इसका कॉज हो सकता है, और दूसरा इन दो कंडीशंस में जब हर्निया हम रिपेयर कर दें तो भी उसके रिकरेंस के चांसेस या फिर से होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हम बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं लोगों को कि ये दोनों चीज़ें आपने किसी भी तरीके से कंट्रोल करनी है। अगर आपको मालूम है कि आपको हर्निया है तो जब तक आप ऑपरेशन टेबल पे पहुँचे उस दौरान अगर आपके पास समय है तो ये दोनों चीज़ें करना चाहिए, क्विट स्मोकिंग एंड वेट रिडक्शन। एंड जो वेट रिडक्शन है वो जिम जाके वेट्स करके नहीं कर सकते हैं, यू शुड डू सम काइंड ऑफ अ कार्डियो, कि आप वॉकिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जो थोड़ा सा वेट रिडक्शन में सहायता करती है।
एक आम तौर पे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम abdominal वॉल का मस्कुलर डिफेक्ट है, हम अगर जाके जिम करते हैं या हम abdominal वॉल का एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हर्नियास बेटर हो जाएंगे। ये बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा abdominal एक्सरसाइजेस करते हैं उससे abdomen में प्रेशर बढ़ता है और हर्निया का जो साइज़ है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, हर्निया के कंटेंट्स भी जल्दी बढ़ते हैं और इन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना और बढ़ जाती है और जल्दी होने लगते हैं। ठीक है, हमने बात किया था सिंपल रिड्यूसिबल हर्निया टू इररिड्यूसिबल टू ऑब्स्ट्रक्शन टू स्ट्रैंगुलेशन, राइट। अगर इनिशियल फेज में हर्निया है देन ये इलेक्टिव सर्जरी है, ये आपका चॉइस पे है। अब आपको मालूम है कि आपको हर्निया है, आपको कभी ना कभी इसका ऑपरेशन करना है, तो आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि जब ये आपके लिए अनुकूल है। आपको ऑफिस की छुट्टी के हिसाब से एडजस्ट करना है, बच्चों को स्कूल के हिसाब से एडजस्ट करना है, हॉलीडेज एडजस्ट करना है, आप आराम से वो कर सकते हैं। एक बार हर्निया इरिड्यूसिबल वाला स्टेज में गया तो जो आप इलेक्टिव सर्जरी में एक सिंपल हर्निया में वेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, वो यहाँ पर इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ वीक्स। जब रिड्यूसिबिलिटी नहीं है, इरिड्यूसिबल हर्निया हो रहा है, देयर इज अ गुड चांस कि आपको कॉम्प्लिकेशन सब जल्दी आ जाए, और वो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जो विद इन 6 to 8 आवर्स आपको ऑपरेशन करना है, राइट। तो इस तरह की चीज़ों में जनरली अब वेट करना ठीक नहीं होता है। अगर हर्निया इरिड्यूसिबल हो गया है, आपको उसको पुश करने को पेन हो रहा है, जब आप पुश कर रहे हैं वो पूरी तरह से अंदर नहीं जा रहा है, तो उस समय आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऑपरेशन कर लीजिए। हर्निया में एडल्ट्स में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम अंदर मैश डालते हैं, जो प्रोस्थेसिस जो होता है उसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम हर्नियल डिफेक्ट को क्लोज कर रहे हैं तब हम आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे रिलाई नहीं कर रहे, हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं बाय पुटिंग इन अ फॉरेन बॉडी। हर्नियल केसेस में बिफोर द इन्फेक्टिव थिंग्स सेट है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या स्ट्रैंगुलेशन हो गया या गैंग्रीन हो गया, हमको बाउल को कट करना पड़ा, वैसा कोई भी एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट ना होने दें तो मैश डालने में सुविधा होती है। मैश में इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं और आपको फिर से हर्निया होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कभी इन्फेक्टिव कंडीशंस में अगर मैश डालना पड़े तो मैश में इन्फेक्शंस, उसका रिमूवल की सर्जरीज, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ये काफ़ी डेंजरस चीज़ें हैं, उसके साथ साथ ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो वो सब स्टेजेस में हमने नहीं जाना चाहिए। तो हम मोटा तौर पे ये समझते हैं कि जब हर्निया इरिड्यूसिबल होने लगता है उस समय जब उस बाप को अंदर डालने को पेन हो रहा है या आप उसको अंदर नहीं डाल पा रहे हैं, आपको उस सर्जरी का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेडिकल कॉजेज। हमारे दूसरे कॉजेज हो गए कि हर्निया के स्टेज के हिसाब से हम क्या डिसाइड कर रहे हैं। थर्ड चीज़ होती है कॉमन सेंस। देखिए, जनरली हर्निया में जो बेस्ट ट्रीटमेंट अभी जो अवेलेबल है और विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड नाउ इज़ द मिनिमली इन्वेजिव वे ऑफ डूइंग हर्नियास। कि हमने ज़्यादा कट नहीं करना है, हमने जो वॉल आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है उनको बाहर से कट नहीं करना है और फिर से रिपेयर नहीं करना है, बल्कि हम एक ऑल्टरनेट रूट से अंदर जाके और हर्निया को अंदर की तरफ से ही रिपेयर कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो रोबोटिक करते हैं या हम लैप्रोस्कोपी करते हैं। Both the surgeries are equally good. Robotic is much better than laparoscopy in terms of more precision and giving you a even faster recovery. तो जब हम minimally invasive surgery को open conventional surgery से compare करते हैं, आपको पेन कम है, ब्लीडिंग कम है, इट इज बहुत अर्ली रिटर्न टू वर्क होता है। मैश जब अंदर से लगाई जाती है तो जब आप अर्ली रिज्यूम भी करते हैं अगर अपनी एक्टिविटीज़, तो मैश और जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाती है। जो लॉन्ग टर्म पेन के जो इंसिडेंसेस होते हैं ओपन सर्जरी में वो काफ़ी कम होते हैं। एंड लॉजिकली हम मैश जो आपकी मसल है उसको कट करके और अंदर जाकर और उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। विदाउट डैमेजिंग द मसल्स फ्रॉम आउटसाइड, वी आर पुशिंग द मैश फ्रॉम इनसाइड। ये एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल और बहुत इंटेलिजेंट तरीका है हर्नियास को ट्रीट करने का। तो आज अगर हमारे पास चॉइस होती है, पेशेंट अगर जनरली मेडिकली फिट हैं जनरल एनेस्थीसिया के लिए, हम उनमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी एडवाइस करते हैं। आवर रिकमेंडेशन इज टू गो फॉर रोबोटिक हर्नियास फर्स्ट और लैप्रोस्कोपिक हर्नियास फर्स्ट। तो ये जो एडवांटेज है
ये आपको अर्ली स्टेजेस ऑफ हर्निया में ही मिल सकता है। जब आप हर्निया को साइज में ज़्यादा बढ़ने देते हैं, अगर हर्निया में जो कंटेंट्स हैं वो बाहर की तरफ जो बड़ा सा हर्नियल सैक बना हुआ है उसमें जाकर अगर चिपक जाते हैं, तो फिर उनको वहाँ से निकालना, उसको सर्जिकली जो हम एडहीजियोलाइसिस बोलते हैं वो करके उसको सेपरेट करना, अंदर लाना, ये कभी कभी लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली पॉसिबल नहीं होता है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इन केसेस में यू लूज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग अ सिंपल फास्टर डे केयर काइंड ऑफ अ सर्जरी। अब आपको जो ऑप्शन बचते हैं वो ओपन हर्नियाज होते हैं। ओपन हर्नियाज में जैसा हमने डिस्कस किया, थोड़ा कट ज़्यादा बड़ा होता है, रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। अब उन लोगों को जिनको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं हैं, जैसे जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से, या जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगर हम ज़्यादा एरिया कट करते हैं, एक बड़ा वूंड क्रिएट होता है, तो नेचुरली एंड लॉजिकली थोड़ा सा इन्फेक्शंस के चांसेस और वूंड हीलिंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम इस स्टेजेस में ना पहुँचें तो बहुत अच्छा है। जो थर्ड जो प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रैंगुलेशन है, बाउल गैंग्रीन हो गया है, या परफोरेशन होने की वजह से आपको पेरिटोनाइटिस जैसी चीज़ें हो गई जिसमें पूरा अब्डोमेन में पस फैल गया है, तो इन केसेस में अब हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। इतने लिमिटेड हो जाते हैं कि हम मैश तो डेफिनेटली नहीं डाल सकते हैं। सेकेंडली, कई बार हम हर्निया भी उन सिचुएशंस में रिपेयर नहीं करते हैं बिकॉज हमारा मेन फोकस लाइफ सेविंग हो जाता है। तो पहला हम ये कोशिश करेंगे कि आपको इन्फेक्शन से फ्री कैसे करें। अब इसमें ये भी हो सकता है कि जो इंटेस्टाइन गैंग्रेनस हो गया है उसका पार्ट हम कट कर दें। अगर इंटेस्टाइन का जो कट एंड्स हैं उनका वैस्कुलरिटी, वायबिलिटी और हेल्थ बहुत अच्छा नहीं दिखता है हमको, तो हम उस समय उसको प्राइमरीली रिपेयर मीन्स जो कंटिन्यूटी होता है इंटेस्टाइन का वो नहीं बनाते हैं। फिर हमको जो कट एंड है उसको एब्डोमिनल वॉल पे ला के रखना पड़ता है, जिसको हम स्टोमा बोलते हैं। एंड देन आफ्टर से 6 वीक्स और 6 मंथ्स जब एवरीथिंग सेटल्स, देन हमने उसका क्लोजर का ऑपरेशन करना पड़ता है। एंड इस दौरान हम हर्निया का ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। तो एक जो सिंपल चीज़ जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप एक टाइमली ऑपरेशन करके रोक सकते हैं, ये एक बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन होता है कि अगर आप इस चीज़ को पहले सॉल्व कर लें तो ये स्टेज ही ना आएगी। राइट, तो अभी हमने एक विस्तार से ये सब डिस्कस किया कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि हम ये निर्धारित करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अल्टीमेटली इतना सब जानकारी के बाद भी आपको चीज़ें इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती हैं। आप एक ही तरह का हर्निया आपको हो सकता है, एक ही सर्जन से आप ऑपरेशन करा सकते हैं, और वो आपको समझना जरूरी है। तो अगर हम देखें तो हर्निया जब अर्ली स्टेजेस में है उस समय उनका ऑपरेशन करना बेस्ट होता है। ये एक मसल वीकनेस से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। तो जब आप यंग हैं तब आपका मसल का टोन अच्छा है, अगर हम कोई रिपेयर करते हैं तो रिपेयर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा बिकॉज ओवरऑल मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा है। तो हम जनरली लॉजिकली ये चीज़ हमारे पेशेंट्स को काफ़ी बोलते हैं कि आज के दिन आप अपनी एज के हिसाब से यंगेस्ट हैं। हम अगर कल की बात करें, 1 साल की बात करें, तो आप 1 साल आज से ओल्डर रहेंगे। सिमिलरली मसल भी उतना ही ओल्डर रहेगी। और इस दौरान आपको डायबिटीज़ है या कोई दूसरी हार्ट की कोई कंडीशन आ गया या दूसरा कोई कोमॉर्बिडिटी आ गई, तो फिर आप तकलीफ में आ सकते हैं। सो नाउ टू कंक्लूड, आई वुड लाइक टू mention 3 points. 1, get your hernias operated as early as possible. If you have any symptoms of complications, then seek help early. और अगर आपके केस में पॉसिबल है, go for minimally invasive hernia repairs, robotic, laparoscopy and open in that order. Thank you and all the best to all of you.